जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। आजच्या आपल्या प्रमुख पाहुण्या आणि वक्त्या सौभाग्यवती सुनीता माहेश्वरी यांना मी व्यासपीठावर देऊन विराजमान व्हायची विनंती करते। आपण सर्वांनी त्यांच्या टाळ्या वाजवून स्वागत करू। आपले सेक्रेटरी काही महत्त्वाच्या कामानिमित्त 6 महिने परदेशी गेलेले आहेत। त्यांनी आपली जबाबदारी आपले उपाध्यक्ष रामोळे सर यांच्याकडे सोपवलेली आहे। तेव्हा मी रामोळे सरांना विनंती करते की त्यांनी सेक्रेटरीचं काम सुरू करावं। उपस्थित जीवलक सेवाभावी संस्थेचे सर्व सभासद यांचं मी स्वागत करतो। आज आपल्या सभेसाठी खास असे पाहुणे आलेले आहेत, त्यांची मी नावं वाचतो आणि कृपया पाहुण्यांनी आपल्या संस्थेचे जे आपण त्यांना एक टोकन म्हणून एक पेन देतो तर त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। श्रीमती सुधा जालानी, डॉक्टर ज्योती गजभिये, मान्य श्री माहेश्वरी हरी माहेश्वरी, सुनीताजींचे पती आहेत। आपल्या संस्थेमध्ये नवीन सभासद जॉईन झालेले आहेत। माननीय श्री अनिल पाठक, त्यांनी सुद्धा त्याचा स्वीकार करा। भेटवस्तूचा स्वीकार करा। मागच्या मीटिंग नंतर फक्त एक वाढदिवस डॉक्टर शिवदे यांचा झालेला आहे, तर कृपया त्यांनी स्वीकार करावा। 26 जानेवारीचा वाढदिवस सरांचा। आपण सर्व मिळून त्यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी त्यांचं आयुष्य हे खूप खूप भरभराटीचं आणि आनंदाचं जावो अशी आपण सर्वजण त्यांना शुभेच्छा देऊया। अध्यक्ष आता 4 शब्द बोलतील, ते आपण ऐकावे। माननीय प्रमुख पाहुणे सुनीताजी, सर्व उपस्थित माझे जीवलग मित्रमैत्रिणी, आजचे नवीन सभासद माननीय श्री पाठकजी आणि आजच्या आपल्या पाहुण्या हिंदी साहित्य सरिता मंडळाच्या सभासद सचिव आहेत त्या ज्योती गजभिये आणि झालानी, सुधा जालानी, थोडं लक्षात राहत नाही, सुधा जालानी। तर या सगळ्यांचं मी हार्दिक स्वागत करते आणि आपल्या क्लबविषयी मला थोडीशी माहिती द्यायची आहे। नवीन सदस्य आलेले त्यांनाही माहिती होईल, यांनाही माहिती होईल, म्हणजे त्यांची इच्छा असेल तर ते आपल्या मंडळाच्या आपल्या क्लबच्या सभासदही होतील। तर 4.5 वर्ष झाली आपला क्लब सुरू होऊन, 4.5 वर्ष झाली। बऱ्याच जणांच्या लक्षातही नसेल 5वं वर्ष सुरू आहे।
आता आपण मोठे होतोय हळूहळू. शाळेत जायला लागलो. शाळेची फी 1 लाख रुपये. तर त्या आपल्या क्लबचं ध्येय काय मुख्य, मैत्री आणि समाजसेवा, हे 2 ध्येय ठेवून आपण जिव्हाळा ग्रुप सुरू केला आणि आपला चांगला सुरळीत प्रवास झाला 4.5 वर्षामध्ये. त्या काळामध्ये आपण चांगली उत्तम वक्त्यांची भाषणं आयोजित केली, स्नेहसंमेलनं आयोजित केली, स्नेहभोजनं, सहली आणि उत्तम समाजाला उपकारक असे उपक्रमही केले. तर आता मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपल्या क्लबचं नियमित रेग्युलर असं चॅरिटेबल ट्रस्टच्या खाली अंतर्गत रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे आणि आपला क्लब हा मान्यता प्राप्त झालेला आहे. आपल्याला पॅन कार्ड मिळालेलं आहे. अकाउंटही आपलं माळवदे सरांनी ओपन केलेलं आहे, पण त्याचा अजून नंबर मिळायचा आहे. अकाउंट ओपन केले सांगायचा हेतू हा की सगळ्यांनी फी भरावी. तर ते पण सांगा. आता ते सांगतील. माळवदे सर सांगतील. खजिनदाराचं काम आहे. माळवदे सर हे आपल्या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत, पण त्यांना मी माझं खजिनदार म्हणून घेतलेलं आहे, कारण की त्यांचं आणि माझं थोडंसं जमतं म्हणून. तर आता आज आपण आपल्या ट्रस्टीने इतकी मेहनत घेतलेली या कामासाठी. आता कालचीच घटना आहे छोटीशी, की 2.5 ते 3 तास माळवदे सर, रंजनाताई आणि मधुकर फटांगरे हे जवळजवळ 3 तास बँकेमध्ये थांबले होते आपलं अकाउंट उघडण्यासाठी. त्यामुळे त्यांनी जी आपल्याला सगळं योगदान दिलेलं आहे आणि मेहनत घेतलेली आहे हा क्लब रजिस्टर करण्यासाठी, तर त्यासाठी आज आपण त्या सगळ्या ट्रस्टीचा आणि कार्यकारिणीच्या सभासदांचा आपण सत्कार करणार आहोत. तर आपले रामोळे सर सांगतील त्याप्रमाणे एकेकाने येऊन मुख्य पाहुण्यांच्या हस्ते सत्कार स्वीकारावा. कल्पना येईल चॅरिटी कमिशनरकडे या सर्व लोकांनी खूप मेहनत घेऊन आणि आपल्या संस्थेची नोंदणी पूर्ण केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपले अध्यक्ष आहेत श्री माळवदे साहेब. कृपया त्यांनी स्वीकार करा. कारण त्यांना कामं भरपूर आहेत. उपाध्यक्ष डॉक्टर सायखेडकर. इकडे सर इकडे या. झालं. सेक्रेटरी श्री पटांगरे. खजिनदार सौ रंजनाताई पाटील. आलेले. कार्यकारिणी सभासद श्री परमानंदजी गुजराती. आता होते टॉयलेटला वगैरे गेले असतील. अच्छा. डॉक्टर बापूसाहेब पवार. डॉक्टर रवींद्र शिवदे. जास्त टाळ्या. नंबर शेवटी दिला कारण त्याने आम्हाला एक एकदम वाढवून दिली ना. परमान भाई आहेत इथेच आहेत. येतील भेटतील. झालेच सगळे सभासद. झाले. तर आता आपले जे आजचे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचा विषय कथाकथन असा आहे. तर मी सौ रोचना दीदींना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा परिचय करून द्यावा. आपको समझ में आ रहा है ना मराठी? मी तर बोलते मराठी. प्रेसिडेंट डॉक्टर शर्मिला जी और सभी जीवलक भाइयों और बहनों, और आज की प्रमुख वक्ता सुनीता महेश्वरी जी, श्री
हरी महेश्वरी जी और श्रीमती सुधा चालानी, श्रीमती ज्योति गजबी, डॉक्टर ज्योति गजबी, आप सब, और हमारे नए सभासद श्री अनिल पाठक जी को स्वागत करते हैं और आप सबका अभिनंदन करते हैं। सुनीता महेश्वरी जी, जैसा कि कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, उसी तरह यह भी कहना सच है कि स्त्री की सफलता के पीछे पुरुष का साथ होता है। सुनीता जी की क्रमशः सफलता का श्रेय भी उनके सहचर श्री हरि महेश्वरी जी को देना उचित होगा, इसलिए हमने उनका स्वागत किया अभी। सुनीता जी अलीगढ़ की हैं, उन्होंने हिंदी संस्कृत में एमए किया है, एमएड भी किया है। वे रेणुकूट में जहाँ श्री महेश्वरी जी कार्यरत थे, वहीं के आदित्य बिरला स्कूल पब्लिक स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया था इन्होंने। अभी करीब 8-10 साल से ये नासिक में हैं, और नासिक में हमारा एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, उसमें इनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद मैंने जब उनको इनकी साहित्यिक रुचि को देखते हुए उनको साहित्य सरिता हिंदी मंच का सदस्य बनाया, और तब से लेके आज तक निरंतर वो अपनी योग्यता और रुचि के से ऊंचाइयों को छूती हुई साहित्य सृजन कर रही हैं। अर्पण काव्य संग्रह, हृदय के उद्गार, छंदबद्ध काव्य संग्रह, धरा से अंबर तक कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। साझा काव्य संग्रह बाबुल हमतोरे, अंगना की चिड़िया और काव्य सुगंधा में भी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। विविध पत्रिकाओं में कहानियां और लेख, कविता प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी नासिक और रेडियो विश्वास पर भी कविता कहानियों का प्रसारण होता रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की साहित्यकार सम्मान उन्हें मिला है, और काव्य सृजन में साधक सम्मान, और फिर स्टोरी मिरर में लिटरेरी कोलोनल सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नासिक की उपाध्यक्ष, साहित्य सरिता मंच की सचिव और विद्योत्तमा फाउंडेशन की सचिव हैं, और विश्व मित्र मंच की भी सदस्य हैं। अब हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब आप स्वयं ही उनसे उनकी कहानियों के बारे में सुनिए और आनंद लीजिए। इनकी कहानियों से इनका परिचय स्वयं ही मिल जाएगा। अब इनका अधिक परिचय तो मैं क्या दूं, आप उन्हीं से सुनिए। ये तो फूल हैं जिन्हें खुशबू से पहचान लीजिए। आइए सुनीता जी, आप अपनी कथा कथन के द्वारा अपनी खुशबू कहानियों से अपनी खुशबू को बिखेरिए यहाँ पे। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। परम सम्माननीय डॉक्टर रवि शिंदे जी, अध्यक्ष डॉक्टर सुनीला साई खेड़कर जी, सचिव गंभीर रावोले जी, डॉक्टर रोचना भारती जी, डॉक्टर गजबिये जी, सुधा झालानी जी एवं उपस्थित सभी समाज सेवी एवं साहित्य प्रेमी जन, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं सम्माननीय डॉक्टर रवि शिंदे जी के प्रति आत्मिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया है। कथा कथन हेतु इस समृद्ध संस्था में आमंत्रित होकर मैं सचमुच गौरवान्वित हूँ। जिवलग जैसी सेवाभावी संस्था, जिसके नाम में ही आत्मीयता छिपी हुई है, आज इस संस्था में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। आप सभी की आत्मीयता, प्रेम और सत्कार पाकर सचमुच अभिभूत हूँ। आप सभी सुधी जनों को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। जिवलग संस्था के सम्मान में मैं एक मुक्तक आपके सम्मुख रखती हूँ। करे जिवलग सदा सेवा, मिले प्रेमी यहाँ सारे। करे जिवलग सदा सेवा, मिले प्रेमी यहाँ सारे। दया ममता व करुणा से महकते मन यहाँ सारे। दया ममता व करुणा से महकते मन ये यहाँ सारे।
चुने ये अश्क के मोती बिखेरे ये जगत खुशियाँ, चुने ये अश्क के मोती बिखेरे ये जगत खुशियाँ। सुनाते राष्ट्र की महिमा मगन जन मन यहाँ सारे, सुनाते राष्ट्र की महिमा मगन जन मन यहाँ सारे। तो इस गौरवमयी संस्था जो ये 2014 में शुरू हुई थी और अधिकतर लोग यहाँ रोटरी से आए हैं, जो रोटरी के पूर्व सदस्य थे वो यहाँ जुड़े हैं। और जैसा कि बताया कि मित्रता और सेवा भाव इस संस्था के उद्देश्य हैं। और ये संस्था विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित करती रही है। इसी कड़ी में आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और कथा कथन के लिए मुझे कहा गया है। आज मैं आपके सम्मुख एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है दुर्गा। वर्तमान समाज में जहाँ आडंबर, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा एवं धन के लालच में ढोंग करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहानी ऐसे लोगों पर एक व्यंग है। तो प्रस्तुत है कहानी दुर्गा। सूरज देवता दूर क्षितिज में डूब रहे थे। पक्षी कलरव करते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। उसी समय पार्वती शहर के एक सरकारी अस्पताल में प्रसव की पीड़ा से तड़प रही थी। घर में सभी की बस एक ही चाह थी कि पार्वती को बेटा ही हो। उधर पार्वती की प्रसव पीड़ा धीरे धीरे असह्य होती जा रही थी, पर कुछ ही समय बाद उसे शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बहुत हल्का महसूस करते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ है? नर्स घबराकर बोली, अरे आपको तो 3 हाथ वाली बेटी पैदा हुई है। पार्वती की सांस तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बेटी, वो भी ऐसी? क्या करेगी वह? लोग तो उसे जीने भी नहीं देंगे। पार्वती ने नवजात बेटी को उपेक्षा की दृष्टि से देखा और सुबक सुबक कर रोने लगी। जब घर वालों ने उस नवजात कन्या को देखा तो वे विस्मित रह गए। पार्वती की सास लीला तो पार्वती को कोसने लगी। कहने लगी, करमजली पार्वती ने ऐसी विचित्र बेटी जनी है, कैसे पालेंगे इसे? कौन करेगा इससे ब्याह? सभी परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर से उसके हाथों के ऑपरेशन की बात की। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, पर खर्च काफी लगेगा। पार्वती की सास लीला तो नवजात बेटी पर आक्रामक हो उठी। वह अपने बेटे भोला के कान में धीरे से बोली, अरे भोला, क्यों ना हम इस करमजली को यहीं मार डालें? कह देंगे मरी हुई बेटी पैदा हुई है। जब वे दोनों उस नन्ही जान के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, तभी लीला के भाई मनोहर ने भागते हुए कहा, अरे बहन, क्या अनर्थ करने जा रही हो? ऐसा कुकर्म करोगी तो सजा भोगनी पड़ेगी, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। लीला बोली, भैया कौन कराएगा इस छोरी के हाथ का ऑपरेशन? ये तो जहां से आई है वहीं इसे पहुंचा देना ठीक है, इसी में हम सबकी भलाई है। मनोहर के मुख पर कुटिल मुस्कान फैल गई। वह बोला, क्यों चिंता कर रही हो बहन? कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, अब तो तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, धन की। पार्वती की सास लीला ने विस्मय से पूछा, वह कैसे मनोहर भैया? मनोहर शहर में एक नाटक कंपनी में मेकअप मैन था। वह धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, दीदी, तुम्हारे घर में तो साक्षात दुर्गा मैया ने जन्म लिया है। देवियों के ही तो होते हैं 4 हाथ। इस पर लीला बोली, पर इस भूई के तो 3 हाथ हैं, ये कहां से दुर्गा मैया हो जाएगी? चिंता मत करो मेरी बहना, इसका एक बनावटी हाथ तो मैं लगा दूंगा, फिर बन जाएगी ना साक्षात दुर्गा मैया। बस अपन तो गांव में पहले से एक खबर करवा देते हैं कि 4 हाथों वाली साक्षात दुर्गा मैया ने पार्वती की कोख से जन्म लिया है। बोला, मामा जी, यह सब करना उचित नहीं है। पोल खुल गई तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, कहीं के ना रहेंगे हम। मनोहर बोला, क्यों डरते हो भांजे? पुलिस वालों को पटाकर रखना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, तुम सब मुझ पर छोड़ दो।
मैं जैसा कहता जाऊं बस तुम वैसा ही करते चलो, फिर देखना आस्था के कितने रंग खिलाएगी हमारी दुर्गा। हमारे देश में आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, लोगों को आसानी से हम फंसा ही लेंगे सब। लीला बोली, ये बात तो ठीक कह रहे हो भैया, दुखी, बीमार और लालचियों की कमी थोड़ी है हमारे देश में। बिना मेहनत के सब जल्दी धनवान होना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कुछ लोग तो हमारे बहकावे में आ ही जाएंगे। बताओ क्या योजना है? मनोहर ने बड़ी गंभीरता से योजना सुनाई। भोला और लीला मनोहर की योजना सुनकर उसके क्रियान्वयन में तुरंत जुट गए। पार्वती को भी उन्होंने बात मानने के लिए विवश कर दिया। नाटक कंपनी के मेकअप मैन मनोहर ने बड़ी सावधानी से नवजात बालिका के एक बनावटी हाथ लगा दिया। 4 हाथ लगाकर, सुंदर गोटेदार कपड़े पहनाकर, चुनरी उड़ाकर, पूरे साजबाज से वे उस नन्ही बालिका को लेकर गांव की ओर चल दिए। पार्वती के देवर मुन्ना ने गांव में पहले से ही प्रचार कर दिया था कि 4 हाथ वाली देवी दुर्गा साक्षात हमारे घर में जन्मी है। घर को मंदिर का रूप दे दिया गया। भजन पूजन की व्यवस्था कर दी गई, घंटियां बजने लगी। सारे गांव को प्रतीक्षा थी तो बस माँ दुर्गा के दर्शन। गांव में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब यही पूछ रहे थे, कब दर्शन होंगे दुर्गा माँ के, कब दर्शन होंगे दुर्गा माँ के। जितनी देर होती जा रही थी उतनी ही हर व्यक्ति की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही माँ दुर्गा गांव में पहुंची, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय से सारा गांव गूंज उठा। मंदिर में घंटियां बज उठी, हवन प्रारंभ हो गया। एक तरफ भजन मंडली दुर्गा मैया के गीत पूरी तन्मयता से गाने लगी। पूरा गांव उमंग उल्लास से भर गया था। गांव की एक बुजुर्ग महिला सोहन की माई बोली, अब तो हमारे गांव के सब दुख दूर हो जाएंगे भैया। दुर्गा मैया जो जन्मी है हमारे गांव में, धन्य है पार्वती बहू जिसने साक्षात दुर्गा को जन्म दिया है। लाल साड़ी में सजी पार्वती, जिसे पहले सास के हर समय ताने मिला करते थे, वो भी आज पूजनीय हो गई थी। सारे दिन लोगों का तांता बंधा रहा। पहले ही दिन चढ़ावे में हजारों रुपए आ गए थे, अतः लालच और बढ़ गया था। मुन्ना, मनोहर, भोला, लीला और पार्वती ने मिलकर योजना बनाई। सभी ने अपने अपने काम बांट लिए। मुन्ना का काम था इंतजाम करना और प्रचार करना। मनोहर जो मामा जी थे, उनका काम था गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द पता करना और उनकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा एकत्रित करना। और भोला का क्या काम था? उसका काम था भविष्य वक्ता बन जाना। भोला भविष्य वक्ता बन गया, सबका भाग्य विधाता बन गया। और पार्वती और लीला दुर्गा को सजाने संवारने लगी। पार्वती और लीला दुर्गा को सजाती, पालने में सुला देती। अगर वो रोती तो उसके दूध में थोड़ी सी नींद की दवा डाल देती। वहां सुबह से ही भीड़ जमा होने लगती। जो घर सुनसान सा रहा करता था, धीरे धीरे वहां भंडारे, भजन, पूजन, हवन, कीर्तन का माहौल बनता जा रहा था। बाहर ठेलों पर चाट इत्यादि बिकने लगी। कुल मिलाकर मेला सा लगने लगा। भोला भगवा वस्त्र धारण कर, तिलक लगाकर, चौकी सामने रखकर एक पहुंचे हुए ज्योतिषी की तरह बैठ जाता। उसके पास लोगों की बीमारियों, इच्छाओं की सूची तो पहले से ही होती थी, जो उसे मनोहर लाकर दे